बिहार की टेली चलिए बता देते हैं, फिर उसके बाद आपका कमेंट ले लेंगे। बिहार की आइए बात करते हैं, सबसे ज्यादा निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। और आइए इसका एग्जिट पोल आपके सामने रखते हैं। 17 से 17 सीटें जिस पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है वो जीत सकती है, ऐसा हमारा एग्जिट पोल बता रहा है। जेडीयू की अगर बात करें तो 11 से 13 सीटें जेडीयू जीत सकती है। एलजेपीआर 3 से 4 सीटें, हम 1 से 1 सीट जीत सकती है। आरजेडी का इस बार खाता खुल सकता है, 3 से 5 सीटें आरजेडी जीत सकती है। कांग्रेस 2 सीटें जीत सकती है, पिछली बार 0 सीट थी आरजेडी की, तो खाता तो कम से कम यहां पर आरजेडी खोलती हुई नजर आ रही है। और कौन सी सीट है जहां आरजेडी खाता भी खोल रही है और जीत सकती है, ये भावेश आप ही बताइए पहले। एक तो जहानाबाद की सीट है, वहां पे पिछली बार भी जेडीयू बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीती थी, तो वो एक सीट है। एक सीट है बांका, वहाँ पे जयप्रकाश यादव बहुत अच्छे कैंडिडेट है, वहाँ पे बहुत सालों से वहाँ पे चुनाव लड़ते हैं। बीजेपी जेडीयू का जो कैंडिडेट वहाँ पे था उसको बहुत मुश्किल शुरू से लग रहा था कि वो वहाँ पे चुनाव हारेंगे। नहीं, एक बार जरा बिहार का आपका एनडीए का बता तो दें। पिछली बार 39 सीट था बीजेपी के पास, 40 में से 39 सीट थी। इस बार सब कहते हैं कैसे रिपीट होगा। आप देखिए नुकसान कितना हुआ। 40 में आप दे रहे हैं 34 से 36 सीट, 39 से घट के 34 से 36। बिल्कुल, वहाँ पे बहुत ज्यादा जो आप हल्ला देख रहे हैं, इंडिपेंडेंट वगैरह जो बहुत ज्यादा खड़े हो गए, उसके वजह से देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा डिबेट होने लगा, तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं वहाँ पे। जो सीटें जो एक सीट में दिलचस्पी शायद सबकी हो, काराकाट। बीजेपी भी सोच रही होगी क्या करा है यहाँ पर। देखिए, मैं अभी काराकाट को लेके कह रहा हूँ कि वहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, लेकिन जो पोजीशन का कैंडिडेट है, सीपीआईएमएल का कैंडिडेट है बिहार में, यदि ठीक से आप देखेंगे सीपीआईएमएल सीपीएम उन सब का जो इतिहास रहा है, वो सवर्णों जितने भी ओबीसी हैं उन सब के लिए बहुत दुखदाई रहा है। उनके अगेंस्ट में बहुत ज्यादा अच्छा, जो इंटरेस्टिंग है, जो मैं भी जानना चाह रही हूँ, वो लालू की 2 बेटियों के बारे में जानना चाह रही हूँ, रोहिणी आचार्य के बारे में और मीसा भारती के बारे में। इन दोनों सीटों पर क्या हो रहा है? दोनों सीटें हार रही, दोनों सीटें हार रही। और सारण। लालू यादव और राबड़ी देवी खुद कैंप लगाया था उन्होंने वहां पे, रातें गुजारी। देखिए, मैं पहले ही पाटलिपुत्र एक ऐसा सीट है जिसको लेके हर बार चर्चा रहती है कि वहां पे आरजेडी जीतेगी या बीजेपी जीतेगी, लेकिन इस बार भी मुश्किल है। मतलब हाजीपुर की भी एक बार बात कर लें। छोटी सी टिप्पणी कर दूं, काराकाट उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह इसीलिए तो मुश्किल हो गई। पवन सिंह को एक जाति विशेष का वहां पर वोट मिल रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, और थोड़ा सा यंग सवर्णों का वोट मिल रहा है। लेकिन बाई एंड लार्ज जो सवर्ण है, ब्राह्मण, भूमिहार, वो उन कुशवाहा के साथ कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो एक बड़ा फैक्टर वो है जो मैं कह रहा था आपको, पूरी बात अपनी कर नहीं पाए। जो सीपीआईएमएल का कैंडिडेट है ना, वो बहुत बड़ा फैक्टर है कुशवाहा के जीत में। यदि वहाँ आरजेडी का कैंडिडेट होता तो संभवतः ये कुशवाहा वहाँ चुनाव हार जाते इस बार। 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो आप देखेंगे कि पवन सिंह जिनको लेके इतनी ज्यादा चर्चा चलती है, वो 30-40 हजार वोट अगर आ जाए तो बहुत है। बिल्कुल सही। दूसरी चीज की आपको हैरानी होगी ये जान के कि पवन सिंह की शर्त बैठने को लेकर सिर्फ और सिर्फ ये थी कि आप मनोज तिवारी का टिकट काट दीजिए। जब वो दिल्ली आए थे और दिल्ली में रात 2:30 बजे तक उनकी बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक हुई थी, उन्होंने कहा कि मैं एकदम से अपना कैंडिडेचर वापस ले रहा हूं। आप नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी का टिकट आपने दिया, वो टिकट कहाँ का काम इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप सब लोग बिहार सर एक मेरी दिलचस्पी बस एक प्लीज, ये नीचे जो आंकड़ा चल रहा है 3 से 9 से 30 से 24 एनडीए, भावेश आप ही से कह रहा हूं मैं, इसमें बीजेपी 272 पार हुई कि नहीं हुई? क्लियर मेजॉरिटी बीजेपी हुई या नहीं हुई अभी तक? अभी नहीं हुई है। यूपी का इंतजार। लेकिन यूपी से पहले जरा बिहार की बात करनी है। बिहार के नतीजों से हाजीपुर में कैसी जीत है? मीनाक्षी, हाजीपुर बहुत मेजर विक्ट्री होगी। मैं तो आनंद जी, मैं यहाँ पे नेताओं की बात करना चाहती हूँ। अब मुझे जरा ये बता दीजिए कि ये जो नतीजे आ रहे हैं, तेजस्वी यादव ने इतनी मेहनत की, इतना तेज दिखाया और जिस तरह से ललकारा है, तो उनका क्या होगा इस नतीजों के बाद? उनकी राजनीति, उनके ऊपर कितना इफेक्ट आएगा? अब सौरभ जी का कॉफी वाला शो होता तो मैं कहता कि वो कहीं शायद उन्होंने वीजा लगवा लिया है, कल परसों जा रहे हैं इलाज करवाने के लिए। खैर, मैं वो अभी नहीं कहूँगा क्योंकि ये एग्जिट पोल का है। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि तेजस्वी यादव ने जो चुनाव लड़ा, उन्होंने अकेले लड़ा। वो एक सामूहिक नेतृत्व को भूल गए। वो न जगदानंद सिंह कहीं चुनाव प्रचार में नजर आए, न पुराने जितने भी आरजेडी अब्दुल बारी सिद्दीकी कहीं नजर नहीं आए। तो बगैर कि एक मुकेश सहनी को मछली के साथ हेलीकॉप्टर पे लेके वो घूमते रहे।
कभी मछली खाते हुए, कभी चिकन खाते हुए। और जो पवन सिंह की बात हो रही थी, तो जितने भोजपुरी सिंगर या एक्टर पहली बार चुनाव लड़े हैं वो पहली बार हारे हैं, चाहे वो मनोज तिवारी हो चाहे रवि, सब लोग पहला चुनाव हारा है, उसके बाद दूसरा जीतता है। तो पवन सिंह भी इसके अपवाद नहीं होंगे। जो मीसा भारती वाली सीट की चर्चा होती है, मीसा भारती में आप ये मत बूझिए पाटलिपुत्र में कि 2 विधानसभा सीट ऐसे हैं जो भूमिहार बहुल हैं, पाली और विक्रम। और पाली और विक्रम वहां पर डिसाइडिंग फैक्टर है। मनेर भी है वहां, और कई सीटें हैं, 6 या 7 विधानसभा सीटें। तो इनमें भूमिहारों का इतना वोट है जो ट्रेडिशनली आरजेडी के खिलाफ है। और जहानाबाद की जो बात कर रहे थे, वहां 2 भूमिहार कैंडिडेट खड़े हो गए, पुराने अरुण बाबू भी खड़े हो गए, वहां निर्दलीय या पता नहीं बीएसपी के टिकट पे शायद, अगर किस मैं पार्टी में है पता नहीं। अरुण बाबू भी बहुत सारी पार्टियों में घूम गया है। एक किशनगंज सीट की बात करते हैं। कंडीशन किशनगंज में आप पहले जैसे छपरा वाली सीट और पाटलिपुत्र ग्रामीण दोनों को समझे हैं कि पाटलिपुत्र ग्रामीण बीजेपी के लिए जीतना तब संभव रहेगा जब कुशवाहा वोट बहुत थोक में इधर आए। आरजेडी और तेजस्वी यादव के हिसाब से आप देखें सौरभ, तो एक चीज है कि जो कि बहुत सामने नहीं आती, वो लोकसभा का चुनाव वो लोग लड़ ही नहीं रहे हैं। नजर है विधानसभा चुनाव में, जैसे 5-5 कुशवाहा को उम्मीदवार बनाना। मकसद ये है कि कुशवाहा कम्युनिटी में मैसेज दिया जाए ताकि विधानसभा चुनाव में हमको फायदा हो। निषाद को लेके जो मुकेश सहनी को उन्होंने अपने साथ रखा, कई सीटों पे, जैसे पूर्वी चंपारण की बात कर लें, निषादों ने जबरदस्त तरीके से आरजेडी गठबंधन के पक्ष में वोट किया है। तो इसका उनकी नजर है विधानसभा चुनाव के लिहाज से लेकर लोकसभा में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। छपरा में एक फायदे वाली बात बीजेपी के लिहाज से ये हुई कि आमतौर पे आरजेडी के समय में ठाकुर वोट प्रभुनाथ सिंह के चलते बढ़ जाता था। अब प्रभुनाथ सिंह के बेटे बीजेपी के साथ हैं, तो राजीव प्रताप रूडी के लिए बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन हो गई है, वहां पे रोनी हारेंगे। प्रोफेसर साहब आप कुछ कहा, एक सेकंड, वो मैंने उनकी बात रोक दी लेकिन थी। मैं फिर उसमें बोल रहा हूं कि वहां पर जो आप प्रभुनाथ सिंह वाला जो कह रहे हैं छपरा में, वहां राजपूतों का वोट कोई 2.5 लाख के आसपास है, लेकिन बाकी सवर्णों के साथ भी उनकी प्रतियोगिता होती है। अब वो वोट शिफ्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, भूमिहार जैसे रिएक्ट करता था, हाँ, इस बार जबरदस्त मैं उसी तरफ इशारा करना चाहता था। जो काराकाट में एक हुआ क्या है कि कोई भी राजपूत का बड़ा नेता आकर के कुशवाहा के पक्ष में प्रचार नहीं किया, जिसके बारे में जो लोकल इंचार्ज थे वो बार बार उनसे आकर के कह रहे थे कि आप प्रचार कीजिए। यहां तक कि औरंगाबाद से सुशील कुमार तक भी वहां पर आकर के वो कैंपेन में नहीं पार्टिसिपेट पवन सिंह सबको खुद फोन कर रहे थे कि मैं रहूंगा तो मोदी जी के साथ ही, तो आप लोग ना आए। हाँ, जिस भी ठाकुर नेता को बुलाया जा रहा था, पवन सिंह को जैसे पता चलता था तो वो फोन करके बोलते थे कि मैं भी जीतूं तो मोदी जी के साथ ही हूं, तो आप लोगों को आने की जरूरत नहीं है। अच्छा, नीतीश कुमार, अभी आपका जो सर्वे बता रहा है, जो चोट पहुंच रही है 2-4 सीटों की, 6 सीटों की, ये नीतीश कुमार के कैंप में से आ रही ना? नहीं, एक उनका भी सीट है और लोजपा का भी एक सीट है। जो वैशाली सीट है वो बहुत मुश्किल सीट हो गई है वहां पे। मुन्ना शुक्ला अच्छा लड़े। देखिए, एक्चुअली मुझे लग रहा है अभी भी कंफ्यूजन वहाँ पे, जब लास्ट राउंड तक आज वहाँ भी था, थोड़ा कंफ्यूजन वहाँ पे था भूमिहार वोटरों की वजह से कि इधर देख। जब मुन्ना शुक्ला से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने यही कहा था कि हम थे इसलिए हमारा वोट जो है उधर था, अब हम इधर है तो हमारा वोट भी सारा इधर आएगा। मेरे ख्याल से जो मुश्किल जो शुरू हुई लोजपा के लिए, वो वीणा देवी स्विच करके पशुपति पारस के साथ चले गए थे, तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा उनके लिए जो लोजपा का जो कार्यकर्ता वहाँ पे था उसमें भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं था। दूसरी जो वजह भूमिहार वोटरों का रहा है, वो 2 कंसर्न बहुत बड़ी चीज़ है जिसके वजह से वो सीटें लूज कर सकती है। उससे ज्यादा बड़ी भूमिहार लोग आरजेडी के पक्ष में आएंगे, भूमिहार आरजेडी के पक्ष में आएंगे, मुझे लगता है बहुत कम। उनकी ज्यादा बड़ी समस्या जो है वो ये है कि वीणा देवी के पति के साथ जो जेडीयू के ही एनडीए के ही जो एमएलए उनके साथ बिजनेस पार्टनर हैं, मुजफ्फरपुर में कुछ समस्या आई, उसका भीतरघात वाली समस्या ये झेल रही है, उसका रिएक्शन वो लोग इस रूप में दिखा रहे हैं। कम से कम एनडीए के 2 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने इनके खिलाफ बहुत काम किया, फिर भी देखिए क्लोज मार्जिन के साथ वो सीट निकलेगी। नहीं तो वैशाली निकाल रही है एनडीए, क्लोज मार्जिन के साथ वो सीट निकलेगी। नहीं, हमारे सर्वे के अकॉर्डिंग तो आरजेडी निकाल रही है। अच्छा, 2 सीटें जो कांग्रेस को दी है उनसे एक सीट और कौन सी? एक कटिहार वाली सीट है। मैं किशनगंज बार पूछी थी, फिर वापस ले जाती है बात। कटिहार और किशनगंज में कांग्रेस का एज दिख रहा है। 2 वजह, दोनों मुस्लिम डोमिनेटेड है। कटिहार में भी अच्छा खासा मुस्लिम की आबादी है। दूसरा, जो जेडीयू के कैंडिडेट है कटिहार में, बहुत अच्छा नहीं माने जाते, हालांकि बहुत फाइट है वहाँ पे। तो कटिहार यदि तारिक अनवर निकल जाए तो वो भी एक बहुत, लेकिन एज दिख रहा है अभी वहाँ पे। शिवहर लवली आनंद निकाल रही है। हाँ, वो निकाली है। जो किशनगंज है जहाँ बात हुई थी, एमआईएम का कैंडिडेट है, मुस्लिम वोट काटा जरूर है, पिछली बार भी उन्होंने काटा था, लेकिन लास्ट में जब 4-5 बजे के बाद वहाँ पे वोटिंग हुई तो एक मैसेज जरूर गया कि शायद मुस्लिम वोट ज़्यादा डिवाइड हो रहा है, इसके लिए फिर लास्ट में उन्होंने कांग्रेस की तरफ ज़्यादा वोट किया, तो उसकी वजह से कांग्रेस के पास एज दिख रहा है वहाँ पे। कटिहार में जेडीयू कैंडिडेट से गलती सौरभ ये हुई कि वहां पर तब एनडीए निकालता है वो सीट जब एक तीसरा कैंडिडेट खड़ा किया जाए मुस्लिम, उसमें संसाधन लगते हैं।
जेडीयू के कैंडिडेट ने हाथ खड़े कर दिए कि मैं ये नहीं करूंगा क्योंकि मोदी जी के नाम पे तो मैं जीत ही जाऊंगा। तीसरा कैंडिडेट जैसे आप देते हैं तो 60 से 70 हज़ार वोट मुस्लिम का कटता है, फिर जीत वाली स्थिति हो जाती है। इस लिहाज से क्लोज हो गया है अभी भी, लेकिन बीजेपी या एनडीए कैंडिडेट वहां पे जेडीयू हारेगी उस तरह मैं नहीं मान रहा। मुझे लगता है कि ये कटियार आप माने close fight है। मैंने कहा बहुत क्लोज फाइट है वहां पे, लेकिन फिलहाल चूंकि हमारे सर्वे में जो दिखेगा हम तो वही बात करेंगे। मुझे लग रहा है जिस हिसाब से आरजेडी का 3 से 5 सीटें अगर दिखा रहे तो मुझे लग रहा है तेजस्वी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया अगर 2019 की तुलना में करे, और वो अकेला लड़ा है, कांग्रेस का कोई बहुत समर्थन मिला नहीं। आप देखिए एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, मांझी वहां पर है, उपेंद्र कुशवाहा वहां पर है, सबके खिलाफ अगर अकेले तेजस्वी लड़ रहा है वहां पर और 5 सीटें ला रहा है तो भले ही विधानसभा के सहारे आ जाती है। लोकसभा चुनाव में भले ही 3 से 5 सीटें मिल रही है, विधानसभा चुनाव में मुझे लग रहा है तेजस्वी सबसे बड़ा खिलाड़ी बन के निकलने वाला है। ये परिणाम अगर बताते हैं कि लोकसभा में अगर वो लड़कर अगर 3 से 5 सीटों पर पहुंच रहा है तो विधानसभा जो 2025 में होने वाली है तेजस्वी को रोकना बहुत आसान नहीं होगा इन लोगों को। अनंत जी, लीज ऑफ लाइफ मिली है नीतीश को, ज्यादा कुछ नहीं होगा अगर समीर जी की बात कोई आगे बढ़ाएं तो। नीतीश जी अब लाइफ का लेके करेंगे क्या? मुझे लगता है कि नीतीश जी जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं और जिस प्रकार के वक्तव्य दे रहे हैं वो पॉलिटिकल लीज ऑफ लाइफ लेके भी कुछ नहीं होना उनका। जो समीर जी कह रहे हैं कि तेजस्वी बहुत अच्छा करेंगे, कर सकते थे, तेजस्वी में संभावनाएं थी, लेकिन तेजस्वी जिस प्रकार से अपने पिता की लाइन पे चले गए ना, जिस प्रकार से वो सभी जातियों को साथ लेके पिछले विधानसभा चुनाव में लड़ रहे थे, इस बार उन्होंने फिर से अपना वो मुस्लिम यादव डोमिनेंस वाला, और पटना रैली को याद कीजिए जहां उन्होंने कहा कि मुरैठा बांध के लाठी में तेल पिला रहे हैं ना, तो वो लालू के दौर की याद दिलाते हैं वो। तो मुझे लगता नहीं है कि अगर, लेकिन उसमें एक ही है कि बीजेपी अगर अपने से लड़ती है बिहार में जी, बीजेपी अगर फिर नीतीश बाबू के कंधे पे सवार होना चाहती है तो मुझे लगता है तेजस्वी अच्छा करेंगे, उसको रोकना। बिहार का नतीजा बिल्कुल साफ है, एनडीए का स्वीप है, 32 से 34 से 36 सीट आ सकती है। अब जरा सबसे बड़े प्रदेश, इस पर आपकी सबसे ज्यादा निगाहें, हमारी भी, यूपी में क्या होगा? 80 में से 64 सीटें एनडीए के पास थी, बीजेपी की अपनी 62 और 2 सहयोगियों की उससे आगे बढ़ रही है। पीछे यूपी की 80 सीटों का एग्जिट पोल आपके सामने रख रहे हैं। अब देखिएगा इन 80 में से बीजेपी कितनी सीटें जीत सकती है। बीजेपी, उसके साथ उसके सहयोगी दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, अब आपके सामने ये स्कोर आ चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी 62 से 68 सीटें निकाल सकती है। 80 में से 62 से 68 सीटें, पढ़ने के लिए आगे आना पड़ेगा हमें। 62 से 68 सीटें, 2 सीटें अनुप्रिया पटेल की और 2 सीटें आरएलडी की, 2 सीटें आरएलडी। सपा की 10 से 16 सीटें हो सकती हैं। बसपा खाता नहीं खोल रही है। और इसी के साथ फाइनल टैली की भी एक अच्छी खबर देख लीजिए कि जो मोदी जी कह रहे थे अब की बार 400 पार, तो अगर ये फाइनल टैली अपर मार्जिन में ही रखे तो 401 हो गई। 401 शगुन का 1 है ना। अपना दल का अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो 2 सीटों पर चुनाव लड़े, दोनों ही सीटें उनके पास जारी है, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज। 2 महिला उम्मीदवार मैदान में थी, विमेन एम्पावरमेंट वाली बात थी, इसलिए मैंने सबसे पहले अपना दल की बात कर ली। सीट वाइज देखें, बीएसपी की जो 10 सीटें हारी थी, बीजेपी की जो 10 सीटें जो बीएसपी के पास थी वो तो शून्य हो गई, लेकिन ये किसको फायदा हो रहा है? देखिए उसमें जो 10 सीटें बीएसपी की और 5 सीटें जो सपा की थी और कुछ सीटें जो बीजेपी ने बहुत खराब कैंडिडेट थे, उन्हीं सीटों पे फाइट दिख रही है। और शायद इसीलिए क्योंकि वो उम्मीद से ज्यादा दिख रहा था, क्योंकि लग रहा था ना शुरू में हम लोग जब ओपिनियन पोल करते थे राम मंदिर का था, उसमें लग रहा था 2-3 सीटें पे ही फाइट है। तो उन सीटों पे एक अच्छा खासा फाइट दिख रहा है, अच्छा खासा माहौल दिख रहा है, जिसके वजह से आपको इतना हल्ला दिख रहा होगा कि यूपी में कुछ जरूर अच्छा हो रहा है, जनता चुनाव लड़ रही है जो भी। तो जो सीटें बताओ, सहारनपुर में कांग्रेस का कैंडिडेट अच्छा कर रही है, मुस्लिम वोट डिवाइड नहीं हुआ, जिसकी वजह से बीजेपी वहां पे हारेगी। आपके एग्जिट पोल की सबसे बड़ी हेडलाइन तो लेकिन नीचे लिखी हुई है, अब की बार 400 पार को आपने साकार कर दिया। भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए 401 पहुंच सकता है। व्यूअर्स, ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की जो हमारे एग्जिट पोल से निकल करके आई, एनडीए 400 क्रॉस कर सकता है। सीएनएक्स इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में यह आंकड़ा 401 तक जा सकता है। 371 से 401 एनडीए। और बता दीजिए कांग्रेस कहां पार कर 52 से 64 कहां लिखा है? ये इंडिविजुअल पार्टियों की टैली भी आपकी स्क्रीन पर आ गई। 52 से 64, 319 से 338 भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी 52 से 64 सीटें जो है वो ले सकती है। ये देखिए, ये एनडीए और इंडिया गठबंधन की टैली है। 371 से 401 एनडीए, यानी नरेंद्र मोदी 400 पार जा सकते हैं। इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी, बाकी तमाम दलों को मिलाने के बाद 109 से 139, अन्य 28 से
38 सीटें जीत सकते हैं। अब आपको पार्टी वाइज टैली भी दिखा देते हैं। पार्टी वाइज टैली में जो आप पूछ रहे थे रागी जी की कांग्रेस पार्टी कहां दिखाई दे रही है, कहां 295 की बात हो रही थी। आज ही मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे कि इंडिया अलायंस 295 पर जाएगी। अब देखिए पार्टी वाइज जो डिटेल है वो सामने आ चुकी है। 52 से 64 कांग्रेस पार्टी जा सकती है, 319 से 338 बीजेपी 319 से 338, 370 का आंकड़ा दिया जा रहा था बीजेपी की ओर से, 370। हम ये बहुत सोच समझ के आंकड़ा दे रहे हैं, आप ही के इंटरव्यू में बोला था ना। या 319 से 338, ये आप 303 से कंपेयर कीजिए 2019 के। जबरदस्त बढ़त भारतीय जनता पार्टी को, और यह ऐतिहासिक होगा कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं और अपनी सीटें वो 303 से बढ़ाकर 330 के पार भी ले जा सकते हैं। यह एग्जिट पोल आपको बता रहा है। दूसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस पार्टी बन सकती है, लेकिन उसका ग्राफ 52 से शुरू होकर के 64 तक, केवल मैक्सिमम 64, यहां जाकर के गाड़ी कांग्रेस पार्टी की दिखाई दे। नेता विपक्षी दल बन सकता है। इसके बाद डीएमके की बात कर लें, एक बार पहले सारी पार्टीज की बात कर लें, फिर इंडिविजुअल पार्टी पर हम डिस्कशन करेंगे। डीएमके की बात करें, 15 से 19 सीटें डीएमके के पास। तृणमूल ममता बनर्जी की पार्टी 14 से 18 सीटें। जेडीयू की बात करें 11 से 13, आरजेडी 2 से 4, आम आदमी पार्टी की बात करें 2 से 4, वाईएसआरसीपी 3 से 5, टीडीपी 12 से 16 सीटें ला सकती है, समाजवादी पार्टी अखिलेश 400 का नारा साकार हो रहा है, तो अब यहां पर क्या मोदी फैक्टर, बेनिफिशरीज, या फिर ऑपोजिशन ने ढंग से चुनाव लड़ा ही नहीं, सोकर जागे? देखिए ये तो मैं नहीं कह सकता कि सोकर जागे, जागे हुए सोते रहे वो। अच्छा। ढाई बैठक की, आज वो ढाई का आधा तीसरी बैठक हुई आप कुल मिला के अगर आप देखिए तो इंडिया गठबंधन की। इसमें सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की साख और संगठन की ताकत, ये दो ही चीज पर ये 401 आपको दिखाई दे रहा है। इसमें सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगा कि लाभार्थी वर्ग, लेकिन महिलाओं ने बम्पर वोट दिए हैं। मैं पहले दिन से इस बात को कह रहा हूं, और मैं जितना घूमता था मेरी ये धारणा दृढ़ होती जाती थी कि नरेंद्र मोदी के पक्ष में महिलाएं जबरदस्त वोटिंग कर रही हैं। चाहे मैं हिमाचल गया, बिहार गया। मतलब ये लग रहा है मुझे कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सिर्फ 4 ही जातियां, युवा, महिला, गरीब और किसान, चारों जातियों ने प्रधानमंत्री मोदी को वोट किया है। जो बात अनंत जी ने भी प्रोग्राम की शुरुआत में, एग्जिट पोल की शुरुआत में नंबर आने से पहले देवेंद्र एग्जैक्टली ये बात महिला वाली बात कि महिलाओं ने बहुत जबरदस्त। बिल्कुल सर, अब उसमें जिस तरीके का काम किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कोई वजह ही नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर बता के देखिए कि टॉयलेट की बात, जिन महिलाओं के घर में टॉयलेट है, जैसे मैंने संपन्न वर्ग की महिलाएं, फॉर एग्जाम्पल अगर इन लोगों की बात करें, इन्हें भी वो सेंटीमेंट अच्छा लगेगा कि किसी गरीब महिला को इस समस्या से अगर निजात दिलाई जा रही है तो ये ऑटोमेटिक उस व्यक्ति से जुड़ेंगी। राशन दिया जा रहा है तो ये ऑटोमेटिक जुड़ेंगी। तो वो उसका आधार इतना बड़ा है। जैसे महिलाओं से मैं पूछता था जब मैं गया हूं बाहर कि वोट क्या, मोदी के दे, ऐसे करके भोजपुरी मानी बोली यूपी में खाना खिलाने के लिए। तो ये राशन देना इतनी बड़ी बात है, आवास देना इतनी बड़ी बात है, आयुष्मान भारत कार्ड देना वो इतनी बड़ी बात है कि उसको अगर आप रीड नहीं कर पा रहे हो तो फिर बाकी सारी चीजें जो होती है, सेहत मिल जाए, घर पे छत मिल जाए, टॉयलेट मिल जाए, तो अच्छा इतनी सारी उपलब्धियां थी शांतनु जी, और दूसरी तरफ विपक्ष था जो ये नहीं समझ पा रहा था कि गेंद उछालनी किस तरफ है, कौन सा मुद्दा है जो जनता के बीच में लेकर जाना है। हर वक्त हर फेज में मुद्दे बदलते गए और शायद यही हमें नतीजों में अपने एग्जिट पोल के नजर भी आ रहा है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। जहां नरेंद्र मोदी की वहां पे इतनी बड़ी स्कीमें, और महिलाओं से जैसे बात करा देवेंद्र जी ने कहा, सुबह से उठ के वो कहती है उनके जीवन में मेरे नरेंद्र मोदी है। अगर मैं जिस घर में सुबह उठती हूँ उसमें छत है, मैं टॉयलेट जाती हूँ तो टॉयलेट है, उसके बाद मैं नल खोलती हूँ तो फिर नल मिलता है, मैं राशन बनाती हूँ तो गैस राशन मिलता है। महिला का जो जीवन सुधरा है। मैं नोएडा की बात कर रही हूँ। नोएडा में जिस दिन पोलिंग हो रही थी उस दिन मैं आम महिलाओं के बीच में गई। एक रेहड़ी पटरी पर ठेला लगाकर सामान बेचने वाली महिला ये कह रही थी कि मैं सुरक्षित हूँ। वो ये कह रही है मैं सुरक्षित हूँ। महिलाओं ने जितनी महिलाओं से मैंने उत्तर प्रदेश के जितने इलाकों में बात की, बिहार में बात की, उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा का उठाया। उन्होंने कहा मैं सुरक्षित हूँ, मेरा वोट तो बीजेपी को। और संविधान भी सुरक्षित है सौरभ जी। वही मैं कह रहा था, संविधान, आरक्षण, सबकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई, वोट पड़ा काम पे। अब तो यही लग रहा है। नहीं देखिए, एक टिप्पणी ये मुद्दा था, इसको डिनाई नहीं कर सकते, करना बहुत जरूरी है। देखिए ये जिस प्रकार से शुरू से हम लोग एग्जिट पोल को हर ट्यूसडे हम लोग ये करते थे, मुझे लगता है कि उसमें भावेश ने बहुत बड़ा परिवर्तन किया है और ये करीब करीब रियलिटी के तरफ जा रहा है। इसलिए क्योंकि जब महाराष्ट्र की बात हम लोग करते थे तो वहाँ पर हम लोग 38-40 सीटें देते थे।
आज जो निकल करके आ रहा है वो 32 सीटों के आसपास आ रहा है। जो बिहार में था तो मुझे अभी भी याद है 2 सीट किशनगंज और सारण को छोड़ करके बाकी सारी सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन को 38 सीटें आ रही थी। जो उत्तर प्रदेश का आकलन जो पहले था आज से 1 महीना पहले, वो जो है वो 70 के आसपास 70 से 72 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रही थी। आज जो है वो 62 से 68 सीटों के बीच में है। तो मुझे लगता है कि ये एग्जिट पोल जो होगा वो एग्जैक्ट पोल के रूप में कन्वर्ट करेगा। ये मुझे ऐसा लग रहा है। अब तो पूरा मुस्कुरा दीजिए। आपके आने से पहले संजीव जी थी, हर बातों पे सुनाए जा रहे थे। देखिए वो एक नैरेटिव, वो एक गिरोह पहले से काम करता है। मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं कि वो गिरोह के सदस्य हैं, लेकिन इस वो गिरोह कोई सदस्य वाला थोड़े, वो तो मेंटालिटी है। नहीं वो भी कह सकते हैं। अच्छा, वो तो पहले उनको आपका एक बिलीवेबल एग्जिट पोल लग रहा है। जिस राज्य में हाँ परिस्थितियां खराब दिखाई, सब मानते थे कि उतना महाराष्ट्र में जैसे कर्नाटक की बात कर रहे हैं, कर्नाटक में अभी भी 2-3 ऐसे पोलिस्टर्स हैं जिन्होंने कहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी 26 से 26 सीटें जीत रही है, लेकिन मुझे अभी भी वो उस पर विश्वास नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं विश्वास हो रहा है कि कुछ बहुत ईमानदार लोग जो कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से काम कर रहे थे, उनसे भी बात हो रही थी, तो वो भी कह रहे थे कि देखिए 23 सीटें से 24 सीटें हम लोग जीत सकते हैं, हम लोग 3-4 सीटें हार रहे हैं वहां पर। ये वो भी एक्सेप्ट कर रहे थे। महाराष्ट्र में सौरभ देखें, मेरे हिसाब से अगर देखें तो बीजेपी की जो सीट आएगी ना, उसमें सांगली के अलावा एक भी सीट ऐसी नहीं है जो बीजेपी पिछली बार जीती थी, इस बार हारेगी। 4 जून को देखिएगा। नहीं, मेरा अपना भी मानना यही है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर इससे बेहतर प्रदर्शन करेगी, गठबंधन इससे बेहतर प्रदर्शन करेगा। लेकिन मैं फिर भी आपकी प्रशंसा कर रहा हूं कि जो हम लोग पहले करते थे उसमें थोड़ा सा अतिरंजना हमें खुद दिखाई देती थी, और मुझे लगता था कि कहीं हम अच्छा, प्रशंसा तो हो रही है, लेकिन एक बात बता दीजिए, आरक्षण वाला जो नैरेटिव था, क्या ये चला नहीं ग्राउंड पर बिल्कुल भी? मैंने आपको शुरू में कहा कि कुछ दलित वोटर जो थे शुरू में डेविएट जरूर हुए, इसीलिए आपको कहेंगे जो महाराष्ट्र का जो 3 सीटें था, जो हमने अभी भंडारा गोंदिया, चंद्रपुर और एक और सीट जो थी, उनमें बीजेपी यदि पीछे दिख रही थी और अच्छा खासा इफेक्ट दिख रहा था, तो वो एक पिन पॉइंट था जिसके बाद ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो उसको मुस्लिम रिजर्वेशन से जोड़ा और वो बीजेपी के लिए शायद काम कर गई। देखिए, हम लोग बहुत सुनते जा रहे थे कि 400 पार का नारा से रिजर्वेशन खतरे में है। कुछ जगह जहां पे बहुत बड़े मार्जिन थे वहां पे तो कोई इफेक्ट हो नहीं सकता। वहां पे कितने लोग इससे डेविएट हो सकते हैं? 5%, 10% लोग हो सकते हैं। चंद्रपुर जैसी सीट पे बीजेपी पहले भी हार गई थी, तो उन सीटों पे जो दिख रहा था पहले बीजेपी जीत सकती थी, वहां पे मुश्किल हो गया। भंडारा गोंदिया पे स्थानीय कारण भी थे और इन सब इशू की वजह से बीजेपी हार गई वहां पे। लेकिन एक पूरा नैरेटिव, आप इस सर्वे को देखिए, एक पूरा नैरेटिव जो था कि वेव नहीं है, बिल्कुल वेव था, बिल्कुल वेव है ग्राउंड पे, और बिल्कुल दिख रहा था हम लोग को। आप भी हमें बार बार पूछते जरूर थे कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। साइलेंट लहर भी देख रहे थे तो बता नहीं रहे थे। राहुल गांधी क्या करेंगे सर? अब ये जब पहले राहुल गांधी की सीट तो पूछ लीजिए सर, रायबरेली का क्या हो रहा है? रायबरेली अमेठी दोनों सीट पूछना है इनसे। कांग्रेस पार्टी को 52 से 64 सीट दिया है इन्होंने। 52 से 64 के बीच में राहुल गांधी तीसरा चुनाव लगातार हार रहे हैं। नरेंद्र मोदी से तीसरा लगातार चुनाव हारेंगे। नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू के बाद अगर एग्जिट पोल ये सही होता है तो लगातार 3 टर्म लेने वाले दूसरे प्रधानमंत्री देश के होंगे। सर एक ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे, उसके बाद मैं आता हूं। बस सुन लीजिए 10 सेकंड। आपके पास यदि बाकी और भी एग्जिट पोल्स हैं तो एक बार दिखा सकते हैं क्या? अच्छा, ठीक है। बाकी सबों का एग्जिट पोल कहां आया है उसे आपको इनका बहुत रियलिस्टिक लगा था ना? बहुत रियलिस्टिक लगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि नहीं, एक पैटर्न पता लग जाएगा पूरा। ठीक है, एक नजर